पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में सीएम ने की शिरकत। प्रतिभा सम्मान समारोह में हुए शामिल। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। 10 से 12 अप्रैल को खराब मौसम को लेकर अलर्ट। कई इलाकों में तेज बारिश और हवा भी चलेगी। बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान पर बोले त्रिवेंद्र सिंह रावत। सांसद ने पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। कहा, बद्रीनाथ में चल रहे कार्य से पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। चारधाम यात्रा के लिए परिवहन विभाग ने जारी की एडवाइजरी। वाहन चालकों को चप्पल पहनकर गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं। हरिद्वार में कूड़े की आग बनी हादसे की वजह। आग की चपेट में आई 2 कारें। आग में जलकर खाक हुई कार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ले चलते हैं देहरादून, जहां पहुंचे हुए हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। विविध विषयों की जानकारी प्रदान की जाती है और इस यात्रा में निबंध लेखन, चित्रकला, नाटक, प्रस्तुति और संवाद सत्रों के माध्यम से विद्यार्थियों का न सिर्फ ज्ञानवर्धन किया जाता है, बल्कि उनमें जागरूकता, उत्तरदायित्व और रचनात्मक सोच को भी प्रोत्साहित किया जाता है। भाइयों बहनों, आज हम उत्तराखंड राज्य स्थापना का रजत जयंती वर्ष मनाने के साथ साथ ही अपने देश को प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी बनाने का संकल्प लेकर काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और अनेक नवाचार हम प्रदेश के अंदर कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी राज्य सरकार द्वारा एक और जहां प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, पेयजल, हवाई कनेक्टिविटी जैसे अनेक सभी प्रमुख जो हमारे विषय हैं, प्रमुख क्षेत्र हैं, उनमें आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की दिशा में अनेक सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। अनेक नई पहल शुरू की गई है। वहीं लोकल फॉर वोकल, मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे पहलों के माध्यम से विकसित भारत एवं विकसित उत्तराखंड बनाने के स्वप्न को साकार करने की दिशा में भी तेजी से कार्य किया जा रहा है। हमारी सरकार राज्य में स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर कार्य कर रही है। एक और जहां हम एक जनपद 2 उत्पाद योजना के माध्यम से स्थानीय जो आजीविका है उसके अवसरों को बढ़ा रहे हैं, वहीं हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड के माध्यम से हमारे जो पारंपरिक उत्पाद हैं, हमारी माताओं बहनों के द्वारा बनाए जाने वाले उत्पाद हैं, उनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक पहचान दिलाने का भी हम काम कर रहे हैं। और आज मुझे बताते हुए खुशी है कि हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड के माध्यम से हमारी बहनों के द्वारा बहुत शानदार अच्छे उत्पाद जिसको बनाया जा रहा है, उनकी मांग आज पूरे देश और दुनिया में बढ़ रही है। और ये उत्पाद इतने शानदार हैं, इतने अच्छे हैं, अच्छी पैकेजिंग है, अच्छी उसकी गुणवत्ता है। यही कारण है कि बहुत सारी जगह पर आज मल्टीनेशनल कंपनियां भी हमारी बहनों के द्वारा जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं, उन उत्पादों के आगे बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पाद भी फीके पड़ रहे हैं। इसके साथ ही स्टेट मिलेट मिशन, फार्म मशीनरी बैंक, एप्पल मिशन, नई पर्यटन नीति, नई फल नीति, होम स्टे, वेड इन उत्तराखंड और स्वरोजगार योजना जैसी पहलों के माध्यम से प्रदेश की स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करने का बृहत कार्य किया जा रहा है। इन योजनाओं से न केवल राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, बल्कि पर्यटन और कृषि क्षेत्रों की अनेक संभावनाओं के द्वार भी खुल रहे हैं। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि विभिन्न चुनौतियों के बाद अनेक चुनौतियां हमारे सामने आई, लेकिन उसके बावजूद
विगत 3 वर्षों में हमारे प्रदेश ने कई उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं, जिनकी गूंज आज पूरे देश में सुनाई दे रही है। ये हम सभी के लिए बहुत गर्व का विषय है कि नीति आयोग द्वारा जारी 2023-24 के सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में उस इंडेक्स में उत्तराखंड को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड को अचीवर्स तथा स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। इसके साथ ही हमने बेरोजगारी दर में भी 4.4% की कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ने का काम किया है। इसके अतिरिक्त आज इस सभागार में हमारे सभी होनहार छात्र छात्राएं हैं, हमारे कर्णधार हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि जब 37वें राष्ट्रीय खेल हुए थे गोवा में, तो हमारा स्थान राष्ट्रीय खेलों में गोवा में 25वें स्थान पर था और 38वें राष्ट्रीय खेलों में ये स्थान हमारा 7वें स्थान पर आ गया और हमारे खिलाड़ियों ने 103 मेडल इन खेलों में प्राप्त किए हैं। भाइयों बहनों, हमने उत्तराखंड में सबसे पहले समान नागरिक संहिता का कानून लागू करके देश के सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया है। साथ ही हमने जहां एक और उत्तराखंड में देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया है, वहीं हमने धर्मांतरण रोकने के लिए कानून बनाया है। प्रदेश में पहली बार लैंड जिहाद के खिलाफ, लव जिहाद के खिलाफ और थूक जिहाद के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। वहीं रसूखदार, चाहे कोई किसी पद पर हो, कितनी भी बड़ी पहुंच वाला हो, ऐसे भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध भी कठोर कदम उठाने से हम पीछे नहीं हटे हैं। सख्त नकल विरोधी कानून के परिणाम स्वरूप पिछले 3 वर्षों में प्रदेश के लगभग 22,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्राप्त हुई हैं और किसी भी मामले में कोई नकल का प्रकरण सामने नहीं आया, कोई मामला न्यायालय में नहीं गया। गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को और उन माता पिता को अब पूरी तरह से विश्वास हो गया है कि अगर हम अपने बेटे बेटी को सही शिक्षा देकर, सही संस्कार देकर उनको पढ़ाएंगे, तैयारी करवाएंगे, उनकी प्रतिभा, योग्यता, क्षमता के साथ कोई अब अन्याय नहीं कर सकता है। उनके साथ हर हाल में न्याय होगा। और पूरे प्रदेश के अंदर आज जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं, जहां पहले एक भी प्रतियोगी परीक्षाओं में जिनका चयन नहीं हो पाता था, आज उन्हीं प्रतियोगी परीक्षाओं में उन्हीं प्रतिभागियों का एक साथ, एक में भी हो रहा है, 2 में भी हो रहा है, तीसरी प्रतियोगी परीक्षा में भी उनका चयन हो रहा है, 4 में भी हो रहा है और कुछ एक तो 5-5 परीक्षाओं में एक साथ चयन हो रहे हैं। ये हमारे नकल विरोधी कानून का असर है और पिछले 3 सालों में 22,000 से अधिक नियुक्तियां हमारे नौजवान युवाओं को मिलने में सफलता प्राप्त हुई है। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं आज के आधुनिक युग में रोजगार के परिदृश्य तेजी से बदल रहे हैं। तकनीकी नवाचार, वैश्विक परिवर्तन के कारण रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं और पुराने समाप्त हो रहे हैं। हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में स्टार्टअप और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए गए हैं। साथ ही स्टार्टअप की सहायता से 200 करोड़ रुपए के वेंचर फंड की व्यवस्था भी की गई है। हमारा उद्देश्य है कि केवल हमारे युवा नौकरी अब ढूंढने वाले नहीं, नौकरी अब मांगने वाले नहीं, बल्कि नौकरी देने वाले बने, जैसे हमारे श्री काव्य जी ने किया है। आज ये अनेक लोगों को रोजगार देने की दिशा में बहुत सार्थक पहल कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारा लक्ष्य है कि जब हम उत्तराखंड राज्य निर्माण का स्वर्ण जयंती वर्ष मनाएं, तो हमारा उत्तराखंड ऐसा हो जहां हर युवा को उसके कौशल और योग्यता के अनुसार सम्मानजनक रोजगार प्राप्त हो। अभी कुछ ही दिनों पहले हमने राज्य का आम बजट प्रस्तुत किया, जो राज्य के सभी दृष्टिकोण से समावेशी विकास के लिए जरूरी है। जो चुनौतियां हमारे सामने हैं, जहां हमको अवसर प्राप्त हो सकते हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए बजट प्रस्तुत किया है। और सच में ये विषय बहुत अच्छा है, रजत से स्वर्ण की ओर
और हमने भी अभी राज्य के फाइनेंस डिपार्टमेंट की मैंने समीक्षा बैठक करी थी और उस बैठक में मैंने कहा था कि अगले 10 सालों का जो हमारे सामने फाइनेंस के क्षेत्र में क्या चुनौतियां आ सकती हैं, कहां कहां पर हमको जो है और ज्यादा हमारे सामने ऑप्शन है, कहां पोटेंशियल है, कहां हमारी स्थिरता आ रही है, किन में हम थोड़ा सा न्यूनता की ओर जा रहे हैं, कहां हम विस्तार दे सकते हैं, कहां बढ़ा सकते हैं। जहां 10 सालों का एक रोड मैप लेकर हम काम करें जिससे कि हम 10 सालों का ठीक प्रकार से नियोजन कर सकें और ठीक उसी प्रकार अगले आने वाले 25 सालों का आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का संकल्प है 2047, उसमें हम किस प्रकार से योगदान दे सकते हैं और उससे 3 साल आगे बढ़ के आज से ठीक 25 साल बाद, आज रजत में है और 25 साल बाद हम स्वर्ण में होंगे, यानी कि हमारी राज्य स्थापना के 50 साल पूरे हो रहे होंगे। उस समय हमारी व्यवस्थाएं कैसी होंगी, हमारी नीतियां कैसी होंगी, हमारी शिक्षा में क्या नया नवाचार हो रहा होगा, हमारे सड़कों के क्षेत्र में किस प्रकार का काम हो रहा होगा, हमारे डेस्टिनेशन कैसे हो रहे होंगे, हमारे यहाँ पर उद्योग और कृषि का क्षेत्र, उद्यान का क्षेत्र किस प्रकार से आज आगे बढ़ रहा होगा। उन सब पर विचार करते हुए हमें अगले 25 सालों की भी योजना पर काम करना है। आज हमारे सामने जहां पलायन की पीड़ा नहीं है बल्कि प्रवासियों की गौरवपूर्ण वापसी हो, जहां हमारे गांव आत्मनिर्भर हों, तकनीकी संसाधनों और आधुनिक सुविधाओं से युक्त हों, जहां शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुविधाएं वैश्विक मानकों की ऊंचाइयों को छूती हों और सबसे महत्वपूर्ण जहां विकास भी हो और विरासत भी के मूल मंत्र के साथ हमारी सांस्कृतिक पहचान और समृद्धि बने, ताकि आने वाली हमारी पीढ़ियां उन पर गर्व कर सके। मेरा मानना है कि यदि प्रदेश का प्रत्येक नागरिक अपने अपने क्षेत्र में पूरी निष्ठा के साथ, पूरे समर्पण के साथ और ईमानदारी के साथ योगदान दे तो उत्तराखंड को एक विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनाने से कोई शक्ति रोक नहीं सकती है, क्योंकि हमारे पास अनंत संभावनाएं हैं। जहां हमारा राज्य पर्यावरण की दृष्टि से संपूर्ण देश दुनिया को जीवन और वायु देने का काम करता है, जल देने का काम करता है। 70 सीएम पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चमोली से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर बादल फटने से भयंकर तबाही देखने को मिली है। पहाड़ से मलबा गिरा और सैलाब में कई गाड़ियां भी धंसते हुए नजर आई। चमोली में बादल फटने से भयंकर तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। पहाड़ से मलबा गिरा और सैलाब में कई गाड़ियां धंस गई। बादल फटने के बाद बारिश और लैंडस्लाइड भी देखने को मिला है। देखिए, रोड भी ब्लॉक हो गया, कई गाड़ियां मलबे में दब गई। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से देखिए बादल फटने के बाद इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं और बादल फटने से भयंकर तबाही सामने आई है। पहाड़ से मलबा गिरा, सैलाब में कई गाड़ियां दबी हुई नजर आई। ये देखिए तस्वीरें। और उत्तराखंड ब्यूरो चीफ पंकज पवार हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, ये भयंकर तबाही की तस्वीरें हैं, इनको लेकर अभी तक क्या अधिक जानकारी सामने आ रही है? और आज लगातार चमोली के लिए जो है बेहद परेशानियों भरे हैं और लगातार आपका जो है वो मुंह बाए खड़ी है। कल जिस तरीके से आपने देखा कि जिस तरीके से पूरा गदेरा जो है वो गाड़ियों के ऊपर चढ़ गया था, लेकिन जिस तरीके से अभी ये बादल फटा है थोड़ी देर पहले ही, ये नंदप्रयाग की घटना है। नंदप्रयाग में एकाएक बादल फटा और गदेरे के ऊपर जिस तरीके से पूरा का पूरा वेग दिखाई दे रहा है, उसने जो नदियां हैं उस वेग में ला दिया है। कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में जो है वो अभी तो बरसात शुरू भी नहीं हुई है, ये तो गर्मियों में ही बरसात का मंजर है। आप समझ सकते हैं कि उत्तराखंड के लिए आने वाला समय आपदा का कितना कठिन होने जा रहा है। और ये एकाएक चमोली में ये दूसरी घटना है। कल भी एक घटना हुई थी जिसमें कई गाड़ियां जो है वो मलबे में धंस गई थी। आज भी ये घटना जो है बादल फटने की हुई है, जो कहीं ना कहीं परेशानियां बढ़ाती हुई नजर आ रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया पंकज आपका जानकारी के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून से खबर है, जहां पर एक बार फिर से प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। भाजपा नेता मथुरा दत्त जोशी ने एक बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें, मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि आने वाले समय में कांग्रेस के कई विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस के नेताओं ने भाजपा को ज्वाइन किया
तो वह अपने साथ और कई लोगों को ले गए, लेकिन जब भाजपा के अंदर ही उथल पुथल मची हुई है, उस पर क्या कहा जाए। आप देखिएगा आने वाले समय में बहुत से विधायक भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होंगे। 2027 के चुनाव में तो देखिएगा कम से कम 10 विधायक उनके पार्टी छोड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में। कांग्रेस के विधायक मथुरा दत्त जोशी जी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं, हो सकता है उनसे कुछ लोगों की मुलाकात रही हो। उससे पहले वहाँ जोत सिंह बिस जी गए थे, तो जोत सिंह बिस जी ने कुछ लोगों को खींचा। रेल के पटरी डब्बे हैं, देखते हैं। और मुझे लगता नहीं कि कोई विधायक बीजेपी में जाएगा। मुझे तो उल्टा लग रहा है, बीजेपी में जिस तरीके बौखलाहट है, अब वो कांग्रेस के आए हुए भगौड़ों से इतने परेशान है कि उनका अपना कैडर जो है नाराज हो रहा, परेशान है। मुझे लगता नहीं किसी के लिए वैकेंसी वहां बची होगी। और पंकज हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। पंकज, ये देखिए वार पलटवार हो रहा है बीजेपी और कांग्रेस का, क्या जानकारी है? देखिए बिल्कुल, और मथुरा दत्त जोशी ने जिस तरीके से बयान दिया है, उसने कहीं ना कहीं बीजेपी की आगे की जो रणनीति है उसको लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या सच में बीजेपी पूरी तरीके से तैयारी कर रही है आने वाले 2027 की, और क्या कांग्रेस के विधायकों पर डोरे डाले जा रहे हैं। तो ये तमाम चीजें हैं, और जिस तरीके से कांग्रेस के विधायक मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे हैं, उससे तो काफी हद तक ये भी लगता है कि काफी हद तक इस पर सच्चाई भी हो सकती है। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कांग्रेस भी इसमें पलटवार कर रही है और सीधे तौर पर कह रही है कि अब हो सकता है कि उल्टा ही ना हो, लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा। राजनीति का खेल है, राजनीति में सब चीजें जो है वो बयानों के हिसाब से होती हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये बयान कितने सच साबित होते हैं, कितने सटीक साबित होते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया पंकज आपका जानकारी के लिए, अपडेट के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋषिकेश में कांग्रेस ने मेरा वोट मेरा अधिकार अभियान के तहत मतदाता संरक्षण समिति गठित की है, और इस समिति में प्रदेश के सह संयोजक अभिनव थापर को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। जिला प्रभारी अभिनव थापर ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि केंद्रीय नेतृत्व ने विस्तृत ट्रेनिंग कार्यक्रम की प्रदेश स्तरीय कार्यकारिणी गठित की है, और अभियान के प्रथम चरण पर प्रदेश समिति विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। गैरसैंण से खबर है, जहां एनपीएस और यूपीएस के विरोध में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारी संगठनों ने प्रदर्शन किया। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर संगठनों ने आक्रोश मार्च निकाला है। इस दौरान गैरसैंण के राजकीय इंटर कॉलेज के क्रीडा मैदान में हजारों की संख्या में कर्मचारी जुटे और सरकार की आर पार की लड़ाई लड़ने का सरकार से ऐलान कर दिया है। कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आगे बढ़ते हैं। जसपुर से खबर है, जहां सरकार शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए लाखों दावे क्यों न करे, लेकिन धरातल पर सब हवा हवाई दिखाई दे रहा है। भाजपा नेता का निजी स्कूल के उच्चीकरण के कारण सरकार विद्यालय उपेक्षा का दंश झेलना सवालों के घेरे में है। राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के उच्चीकरण की मांग वर्षों से की जा रही है, और सीएम धामी भी कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के उच्चीकरण की घोषणा कर चुके हैं, मगर एक साल बीत जाने के बाद भी सीएम की घोषणा का धरातल पर कोई असर नहीं दिख रहा है। देखिए सर, रहने वाले तो हम यहीं के हैं, और हमारी बेटियां भी पढ़ना चाहती हैं और पढ़ भी रही हैं। और अभी जो माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे जसपुर, तो वो घोषणा भी करके गए थे, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई भी वो नहीं हो रही है कार्रवाई। यहाँ से कितनी कम से कम 15-20 किलोमीटर दूर स्कूल है, सरकारी स्कूल, जो हाई स्कूल के बाद इंटर कॉलेज है। वहाँ जाती हैं लड़के, यहाँ से वहाँ जाने में कितनी दिक्कत आती है, तो कुछ लड़के इस वजह से पढ़ भी नहीं पाती। लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, बहुत दिन हो गए, अभी तक ना तो इस मामले में किसी ने कुछ किया है, बस कह के रह जाते हैं और करते कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने उच्चीकरण की घोषणा की थी कि इसे इंटर कॉलेज बनाया जाएगा, वो केवल एक हवा ही निकला है, क्योंकि उच्चीकरण इसलिए नहीं किया जा रहा क्योंकि एक स्कूल वहाँ पे गुरु नानक करके है, तो वो एक भाजपा नेता के चहेते का स्कूल है, उसकी उन्होंने इंटर कॉलेज की मांग कर रखी है, उसकी फाइल लगी हुई है। उसके कारण जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी वो फिर हवा ही निकली। 8 से 10 किलोमीटर दूरी पे है बढ़िया वाला इंदिरा गांधी राजकीय इंटर कॉलेज पड़ता है, ये काफ़ी दूरी पे है और बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना
बरसात में तो बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ता है, क्योंकि जंगल में भय का माहौल भी है और खतरा भी है, जानवरों का खतरा भी है, और वहाँ स्कूल होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इंटर कॉलेज का होना तो बहुत अति आवश्यक जरूरी था वहाँ। सरकारी विद्यालयों में निरंतर प्रयास चल रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि 2014 से किस तरह से उनके इंफ्रास्ट्रक्चर का, वहाँ पर सुविधाओं का और विशेष रूप से उनके शिक्षण कार्य की तरफ ध्यान दिया जा रहा है। उच्चीकरण लगातार विद्यालयों के हो रहे हैं और जिस भी क्षेत्र में शिक्षा का दूर दूर तक केंद्र नहीं है, उन स्थानों के उच्चीकरण को प्राथमिकता पर लिया जाता है। जो फाइल है उस पर चलने में बहुत समय लगता है, उसकी सारी जांच होती है, तो नियमों के अनुरूप होता है, तो हो सकता है कारण विलम्ब का वो रहा हो। यहाँ पर ये विद्यालय खुला है, मैं निकल करके जहाँ से आ रही हूँ, तो मैं तो बधाई दूंगी इस संस्था को बनाने वाले लोगों को, यहाँ शिक्षण कार्य करने वाले लोगों को भी। और अब खबर कानपुर से है। कानपुर पुलिस ने डीएम के पिता का ही चालान काट दिया। शांति भंग में बाराबंकी डीएम के पिता को नोटिस दिया गया और देखिए कानपुर पुलिस ने डीएम के पिता का ही चालान काट दिया। कानपुर से यह खबर सामने आ रही है। शांति भंग में बाराबंकी के जिलाधिकारी के पिता को नोटिस दिया गया और बाराबंकी के डीएम शशांक त्रिपाठी के पिता कानपुर में रहते हैं। कल्याणपुर पुलिस ने एसएन त्रिपाठी का 151 में चालान काट दिया। मंदिर में दान पात्र को लेकर 2 समितियों में विवाद हुआ था और डीएम के पिता मौके पर नहीं थे, फिर भी उनका चालान काटा गया। तो कानपुर पुलिस ने डीएम के पिता का चालान काटा है और देखिए ये कहा जा रहा है कि 2 समितियों में विवाद था। डीएम के जो पिता हैं वो मौके पर नहीं थे, फिर भी कानपुर पुलिस ने शांति भंग में उनका चालान काट दिया। चलिए यहाँ पर रुकते हैं।